नमस्कार दोस्तों। सबसे तेज उड़ने वाले मिग-25 में राफेल के एवियोनिक्स लगाकर भारत इसे सुपर फाइटर जेट क्यों नहीं बना लेता है? क्वाड ग्रुप बनने से चाइना की नींद क्यों उड़ी हुई है? F-35 की तरह वर्टिकल लैंडिंग वाले सी हैरियर को भारत ने इतना जल्दी क्यों रिटायर कर दिया? ये सारी डिटेल्स जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला सवाल सुनील कुमार जी का है इंडियन नेवी के सी हैरियर के बारे में। साथ ही वो जानना चाहते हैं कि क्या भारत भी ऐसे फाइटर जेट को बना सकता है। सी हैरियर की बात करें तो आपको पता ही है कि जो एबिलिटी F-35 के बी वेरिएंट में है, यानी कि शॉर्ट टेक ऑफ व वर्टिकल लैंडिंग, यही कैपेबिलिटी 2016 तक भारत के पास भी सी हैरियर एयरक्राफ्ट के रूप में मौजूद थी। 1983 में भारत ने यूके से कुल 30 सी हैरियर एयरक्राफ्ट को लेने की प्रोसेस शुरू की, लेकिन 2011 आते आते काफी सारे सी हैरियर्स डैमेज हो गए, क्रैश हो गए और सिर्फ 11 ही काम करने लायक बचे थे। इनमें भी मेंटेनेंस समस्याओं और बहुत लिमिटेड परफॉर्मेंस के कारण 2016 में इन्हें रिटायर कर दिया गया। पेलोड, परफॉर्मेंस, मेंटेनेंस के मामले में मिग-29 के सी हैरियर से कहीं अच्छा काम कर रहे हैं। सी हैरियर एयरक्राफ्ट सिर्फ 1145 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक ही उड़ सकते थे, यानी कि दुश्मन की बीवीआर मिसाइल के लिए ये बेहद आसान टारगेट थे। इनकी रेंज भी मात्र 1500 किलोमीटर तक थी, जो एक कैरियर बेस्ड एयरक्राफ्ट के लिए बहुत ही कम थी। इसका एम्प्टी वेट 6600 किलोग्राम था और मैक्सिमम वर्टिकल टेक ऑफ वेट मात्र 8000 किलोग्राम, यानी कि वर्टिकल टेक ऑफ के समय यह मात्र 1 घंटे का फ्यूल लेकर उड़ सकता था। हैवी मिसाइल्स की तो बात ही छोड़ दीजिए। अगर शॉर्ट टेक ऑफ की बात करें तो यह 11800 किलोग्राम के मैक्सिमम वेट के साथ उड़ सकता था, जिसमें मात्र 1000 से लेकर 1500 किलोग्राम की मिसाइल्स को ही ले जा पाता था, जो इसके 4 हार्ड पॉइंट पर लग सकती थी। यानी कुल मिलाकर सी हैरियर एक बहुत ही सीमित सफलता वाला प्रोजेक्ट था। इसी कारण इसे बनाने वाले देश यानी कि ब्रिटेन ने भी इसे बहुत जल्दी रिटायर करके F-35 की डील अमेरिका के साथ कर ली। अब सवाल उठता है कि क्या भारत ऐसे फाइटर जेट को बना सकता है? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल बना सकता है। ये फाइटर जेट नॉर्मल फाइटर जेट से कोई बहुत ज्यादा अलग नहीं होते हैं। इनमें थ्रस्ट को जरूरत के अनुसार मोड़कर इस्तेमाल किया जाता है। फाइटर जेट की सेंटर ऑफ ग्रेविटी को कंप्यूटराइज तरीके से स्टेबल रखकर इन्हें वर्टिकल टेक ऑफ या लैंड करवाया जाता है। सी हैरियर का काम आगे चलकर दुश्मन को टक्कर देने का नहीं था, ये केवल एयरक्राफ्ट कैरियर व सपोर्ट फ्लीट की रक्षा करने के लिए ही लगाए जाते थे। दोस्तों, यही काम आजकल एयर डिफेंस सिस्टम व ड्रोन से किया जाता है। दोस्तों, अगला सवाल वैभव जी का है, जो पूछते हैं कि चाइना क्वाड से क्यों चिढ़ता है। क्वाड यानी कि क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। इसके 4 पार्टनर्स हैं, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। इस क्वाड का मकसद क्या है? मकसद है इंडो पैसिफिक रीजन यानी कि इंडियन ओशन व पैसिफिक ओशन को हमलावर देशों से फ्री रखना। अब ये हमलावर देश कौन है? जाहिर सी बात है, एक ही देश है, चाइना, जो हिमालयन रीजन में भारत को परेशान कर रहा है। कुछ आइलैंड्स के लिए जापान से दुश्मनी रखता है। साउथ चाइना सी में अपना एक छत्र राज चलाना चाहता है। ताइवान को तो पूरा का पूरा ही हड़पना चाहता है। अमेरिका को हर पैरामीटर पर नंबर 1 की कुर्सी से हटाना चाहता है। इस सब के लिए चाइना झूठ, फरेब, रिश्वत देकर दूसरे देश के लीडर्स को खरीदकर अपने मुताबिक पॉलिसी बनवाना, पाकिस्तान को भारत के खिलाफ प्रॉक्सी के रूप में इस्तेमाल करना, दूसरे देशों के फेमस प्रोडक्ट्स की नकल या कॉपी बनाकर बेचना, दूसरे देशों से टेक्नोलॉजी की चोरी करवाना, गरीब देशों को महंगे कर्जों के जाल में फंसाकर उनकी जमीन हड़पना आदि तमाम हथकंडे चाइना अपनाता है, जो किसी बड़े देश को बिल्कुल नहीं करने चाहिए। चाइना के ऊपर महामारी फैलाकर पूरी दुनिया को संकट में डालने के भी आरोप लग चुके हैं। ऐसे में इस तरह की खतरनाक मेंटेलिटी वाला देश अगर अमेरिका की जगह लेता है तो यह सारी दुनिया के लिए एक खतरा साबित हो सकता है। इसी कारण भारत, अमेरिका, जापान व ऑस्ट्रेलिया एक
एशियन नेटो जैसा ग्रुप बना रहे हैं जिसमें ये चारों देश एक दूसरे को चाइना के प्रभाव व मिलिट्री के हमलों से बचाने का काम करेंगे। एक दूसरे को जरूरी खुफिया जानकारी देना, मिलिट्री को लॉजिस्टिक सपोर्ट देना व इंटरनेशनल फोरम पर एक दूसरे का साथ देना शामिल है। अब सवाल उठता है कि चाइना इस क्वेड से इतना क्यों चिढ़ रहा है। जाहिर सी बात है, ये एशियन नेटो ग्रुप चाइना को सिर्फ उसके इलाकों तक ही सीमित रहने को मजबूर कर देगा। इससे चाइना की वर्ल्ड लीडर बनने की चाहत कभी पूरी नहीं हो पाएगी। अगर चाइना इंडियन ओशन में भारत को परेशान करने आता है तो यहां उसे अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर से भी लड़ना पड़ेगा। अगर जापान को धमकाता है तो वहां जापान की सुरक्षा के लिए भारतीय व ऑस्ट्रेलियन नेवी के जहाज भी होंगे। साथ ही ये चारों देश चाइना को ट्रेड या कारोबार में जबरदस्त नुकसान देकर चाइना की इकोनॉमी को बर्बाद कर सकते हैं। अब ये चाइना के ऊपर है कि वह गलत एक्टिविटीज व दूसरे देशों पर अटैक करने की पॉलिसी से बाज आए या इन चारों शक्तिशाली देशों से टक्कर लेने के लिए तैयार रहे। दोस्तों, सौरभ जी का सवाल है कि क्या हम आज के सबसे तेज फाइटर जेट MiG-25 की बॉडी को दोबारा बनाकर आज के सभी न्यू फीचर्स नहीं दे सकते जिसमें एयर टू एयर रिफ्यूलिंग, ASA रडार हो? भारत को बहुत फायदा हो सकता है। सौरभ जी का आइडिया है कि हम MiG-25 के एयरफ्रेम का इस्तेमाल करके उसमें राफेल के एडवांस्ड एवियोनिक्स, जैमर्स व काउंटर मेजर सिस्टम को लगा दें तो एक ऐसा फाइटर जेट बन जाएगा जो 3500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ सकता है, 80,000 फीट तक की ऊंचाई तक जा सकता है और इसमें लॉन्ग रेंज का रडार व लेटेस्ट एवियोनिक्स लगे होंगे। दोस्तों, भारत ने कुल 10 MiG-25 रशिया से खरीदे थे ताकि पाकिस्तान के मिलिट्री ठिकानों की निगरानी कर सके। MiG-25 के ऊपर अगर मिसाइल लॉन्च की जाती है तो वह अपनी स्पीड व सर्विस सीलिंग का फायदा उठाकर आसानी से बचकर वापस चला आता था। MiG-25 का फ्यूल के साथ वेट 30,000 किलोग्राम था जो काफी ज्यादा था। इसे 3,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बर्दाश्त करने के हिसाब से डिजाइन किया था, इसलिए बेहद मजबूत बनाना पड़ा और इसीलिए इसका वजन 30,000 किलोग्राम तक हो गया। दोस्तों, उस समय यानी कि 80 और 90 के दशक में 6,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड वाली BVR मिसाइल व 10,000 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड वाली एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइल्स नहीं होती थी, इसीलिए MiG-25 को कोई खतरा नहीं था। लेकिन अब इस तरह की मिसाइल्स मौजूद हैं जो MiG-25 को आसानी से गिरा सकती हैं। जहां आजकल के फाइटर जेट 9 से लेकर 10G तक के ग्रेविटेशनल पुल्स को बर्दाश्त कर सकते हैं, तो MiG-25 मात्र 4G की ग्रेविटेशनल पुल वाले मैन्यूवर्स ही कर सकता था, जबकि BVR मिसाइल 60G तक के मैन्यूवर्स कर सकती हैं। यानी आज के जमाने में MiG-25 की स्पीड व ज्यादा ऊंचाई तक जाने की काबिलियत काम नहीं आएगी। इसी कारण मॉडर्न फाइटर जेट्स को ज्यादा स्पीड के हिसाब से डिजाइन नहीं करके ज्यादा हल्के बनाए जाते हैं ताकि ये ज्यादा मैन्यूवर्स कर सके और ज्यादा अच्छे एवियोनिक्स होने के कारण इनको निशाना बनाना बेहद ही मुश्किल हो जाता है। जाहिर सी बात है, ज्यादा स्पीड चाहिए तो फाइटर जेट को ज्यादा मजबूत बनाना पड़ेगा, यानी ये बहुत हैवी हो जाएगा। अगर मैन्यूवर्स अच्छे चाहिए तो उसके लिए इसे हल्का बनाना पड़ेगा और हल्का बनाएंगे तो यह इतना मजबूत नहीं होगा कि यह इतनी तेज स्पीड को बर्दाश्त कर सके। यानी कि MiG-25 और राफेल का कॉम्बिनेशन तैयार नहीं हो पाएगा। भले ही इतनी स्पीड से यह MiG-25 पाकिस्तान में जाकर मिलिट्री बेसिस की इमेजेस लेकर आसानी से वापस भी आ जाए, तो भी मॉडर्न ग्राउंड बेस्ड रडार व अवाक्स एयरक्राफ्ट इसे आसानी से ट्रैक कर लेंगे और फिर पाकिस्तान पूरी दुनिया में ढिंडोरा पीट देगा कि देखो भारत उसके एयर स्पेस को वॉयलेट कर रहा है। वैसे भी निगरानी का काम जितने अच्छे से आज के सैटेलाइट्स दिन हो या रात 24 घंटे कर पा रहे हैं, वह MiG-25 से नहीं हो सकता है। रही बात लॉन्ग रेंज वाले रडार की, तो वह काम हमारे अवाक्स एयरक्राफ्ट 500 किलोमीटर दूर से ही कर सकते हैं। MiG-25 की रेंज भी मात्र 2000 किलोमीटर थी, यानी कुल मिलाकर MiG-25 अपने जमाने का बादशाह रहा हो, लेकिन अब यह बेकार साबित होगा। आज का जमाना स्पीड का नहीं, स्टेल्थ का है, एवियोनिक्स का है, एयर डिफेंस सिस्टम का है। दोस्तों, ये थे आपके कुछ सवाल जिनके सटीक फैक्ट बेस्ड जवाब तलाशने के लिए मैंने जितना हो सका उतनी रिसर्च की। उम्मीद करता हूं आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे।
अगर आपके मन में भी डिफेंस संबंधी कुछ सवाल हैं तो नीचे दिए कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।